द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। अभिवादन। वेब डेवलपमेंट में एनिमेशंस, मतलब खासकर पेज ट्रांजिशंस या लिस्ट अपडेट्स जैसे काम, ये अक्सर काफी पेचीदा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोड उलझ जाता है, परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और यूजर एक्सपीरियंस भी बिगड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज हम रिएक्ट के एक नए और मैं कहूंगी रोमांचक फीचर पर गहराई से बात करने वाली हैं, जो शायद इस समस्या का एक हल हो सकता है। हाँ, व्यू ट्रांजिशन कंपोनेंट। सही। हमारे पास जानकारी सीधे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से है और हमारा मकसद है ये समझना कि ये नया कंपोनेंट वेब एप्लीकेशंस में एनिमेशंस बनाने के तरीके को कैसे बदल सकता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी रिएक्ट के कैनरी और एक्सपेरिमेंटल चैनल्स में ही है। हाँ, मतलब बिल्कुल कटिंग एज। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये फीचर यूआई एलिमेंट्स के अपडेट होने पर, खासकर जब वे रिएक्ट ट्रांजिशन मतलब स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर अपडेट होते हैं, स्मूथ एनिमेशंस जोड़ने का एक बिल्ट इन तरीका है। बिल्ट इन तरीका। हाँ, इसका लक्ष्य ब्राउजर की अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके वेब एनिमेशंस को सरल और ज्यादा परफॉर्मेंट बनाना है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये व्यू ट्रांजिशन कंपोनेंट असल में करता क्या है, मतलब किन सिनेरियोज में ये काम आता है? देखिए, इसका मुख्य काम है एलिमेंट्स को एनिमेट करना जब वे किसी ट्रांजिशन के दौरान बदलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन 4 मुख्य सिनेरियोज बताता है। 4, ओके। हाँ, पहला है एंटर, जब कोई एलिमेंट स्क्रीन पे पहली बार आता है। ठीक है। दूसरा एग्जिट, जब कोई एलिमेंट स्क्रीन से हटता है। तीसरा अपडेट, जब कोई एलिमेंट अपनी जगह पर रहते हुए बदलता है, जैसे कंटेंट या स्टाइल बदलना या उसकी पोजीशन या साइज बदलना। ओके। और चौथा, जो मुझे लगता है सबसे दिलचस्प है, शेयर। ये तब होता है जब एक एलिमेंट गायब होता है और उसकी जगह लगभग तुरंत दूसरा एलिमेंट लेता है। हाँ, और आप चाहें कि एनिमेशन ऐसा लगे जैसे पहला एलिमेंट स्मूथली दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, इसे शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, ये 4 ट्रिगर्स हो गए, पर रिएक्ट ये कैसे तय करता है कि कब कौन सा एनिमेशन चलना है? क्या हमें हर बार बताना पड़ता है? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। रिएक्ट कुछ ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, मतलब कुछ अनुमान लगाने के नियम। ह्यूरिस्टिक्स? अच्छा। हाँ, जैसे एंटर एग्जिट तब होता है जब व्यू ट्रांजिशन कंपोनेंट खुद डॉम में ऐड या रिमूव होता है, पर शर्त यह है कि ये किसी स्टार्ट ट्रांजिशन वाले अपडेट के दौरान हो। अपडेट तब ट्रिगर होता है जब व्यू ट्रांजिशन के अंदर का डॉम बदलता है, जैसे प्रॉप्स बदलना या फिर व्यू ट्रांजिशन की अपनी बाउंड्री का साइज या पोजीशन बदलता है। और शेयर वाला? शेयर के लिए आपको व्यू ट्रांजिशन को एक नेम प्रॉप देना होता है। ये जरूरी है। जब एक नेम वाला कंपोनेंट हटता है और उसी नेम वाला दूसरा कंपोनेंट उसी ट्रांजिशन में आता है, तब रिएक्ट ये शेयर एनिमेशन चलाता है। पर क्या ये ह्यूरिस्टिक्स हमेशा 100% भरोसेमंद होते हैं? क्या ऐसे एज केसेस हो सकते हैं जहां एनिमेशन हमारी उम्मीद के मुताबिक काम ना करे? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ह्यूरिस्टिक्स ज्यादातर कॉमन केसेस को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और काफी इंटेलिजेंट है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स या थोड़े अनकन्वेंशनल डॉम स्ट्रक्चर्स में एज केसेस मिलना बिल्कुल संभव है। तो फिर? तो ऐसे मामलों के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए गए हैं, पर सामान्यतः डेवलपर्स को हर एनिमेशन टाइप को मैन्युअली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्ट खुद अंदाजा लगा लेगा। और डिफॉल्ट एनिमेशन क्या होता है? मतलब अगर हम कुछ कस्टमाइज ना करें तो, और अगर हमें कुछ अलग चाहिए तो? डिफॉल्ट एनिमेशन ब्राउजर का स्टैंडर्ड व्यू ट्रांजिशन होता है। अच्छा, वो कैसा होता है? आमतौर पर एक हल्का सा क्रॉस फेड इफेक्ट होता है। पुराना एलिमेंट फेड आउट होता है और नया फेड इन। सिंपल और ज्यादातर स्थितियों के लिए काफी अच्छा है। ठीक है। कस्टमाइजेशन के लिए आप व्यू ट्रांजिशन कंपोनेंट को एक व्यू ट्रांजिशन क्लास प्रॉप दे सकते हैं। व्यू ट्रांजिशन क्लास? ये क्या है? ये बस एक CSS क्लास का नाम होता है। आप हर ट्रिगर टाइप के लिए, मतलब एंटर, एग्जिट, अपडेट, शेयर, अलग-अलग CSS क्लास डिफाइन करके पूरी तरह से कस्टम एनिमेशंस बना सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये पर्दे के पीछे कैसे काम करता है? डॉक्यूमेंटेशन के डीप डाइव सेक्शन में कुछ खास बातें बताई गई हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि रिएक्ट इसे ब्राउजर के साथ मिलकर कैसे मैनेज करता है। जब एनिमेशन की जरूरत होती है तो रिएक्ट व्यू ट्रांजिशन के अंदर के सबसे करीबी डोम नोड पर एक खास इनलाइन स्टाइल लगाता है। कौन सा स्टाइल? व्यू ट्रांजिशन डैश नेम। ये ब्राउजर को बताता है कि भाई इस एलिमेंट को ट्रांजिशन में शामिल करना है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिएक्ट खुद ही ब्राउजर का स्टार्ट व्यू ट्रांजिशन फंक्शन कॉल करता है। आपको इसे मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ये अच्छा है। हाँ, प्रोसेस को संक्षेप में समझें तो
रिएक्ट पहले डॉम का एक स्नैपशॉट लेता है, मतलब अपडेट से पहले की स्थिति। फिर ये ब्राउजर के स्टार्ट व्यू ट्रांजिशन को कॉल करता है। इस फंक्शन के अंदर एक अपडेट कॉलबैक होता है जहां रिएक्ट असली डॉम बदलाव करता है। डॉम चेंजेस कॉलबैक के अंदर होते हैं। हाँ, और वो फॉन्ट्स लोड होने का इंतजार करता है, लाइफ साइकिल मेथड्स और हुक्स जैसे यूज लेआउट इफेक्ट वगैरह चलाता है, और अगर कोई राउटिंग चेंज यानी नेविगेशन चल रहा है तो उसके खत्म होने का इंतजार भी करता है। काफी कुछ होता है बैकग्राउंड में। बिल्कुल। जब ब्राउजर डॉम का नया स्नैपशॉट ले लेता है, जिसे रेडी प्रॉमिस कहते हैं, वो रिजॉल्व होता है, तब रिएक्ट वो व्यू ट्रांजिशन नेम स्टाइल हटा देता है। अच्छा। और फिर ऑन एंटर, ऑन एग्जिट जैसे कस्टम कॉलबैक्स ट्रिगर करता है अगर आपने दिए हों। ओके। और एनिमेशन पूरा होने के बाद जब फिनिश्ड प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, तब रिएक्ट यू इफेक्ट हुक्स को कॉल करता है। यू इफेक्ट सबसे बाद में क्यों? हाँ, ये क्रम जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि एनिमेशन के बीच में यू इफेक्ट का लॉजिक रन होकर परफॉर्मेंस खराब ना करे, जिसे जंग कहते हैं ना, वो ना हो। काफी स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर हमें किसी वजह से डॉम अपडेट तुरंत फोर्स करना पड़े, जैसे फ्लश सिंक का इस्तेमाल करके, तब क्या होगा? अच्छा पॉइंट है। अगर आप फ्लश सिंक का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्ट व्यू ट्रांजिशन को स्किप कर देगा। स्किप? क्यों? क्योंकि फ्लश सिंक का मतलब है डॉम को सिंक्रोनसली यानी तुरंत अपडेट करो, जबकि व्यू ट्रांजिशन का पूरा प्रोसेस एसिंक्रोनस है। उसे ब्राउजर को स्नैपशॉट्स लेने के लिए समय चाहिए होता है। फ्लश सिंक उस फ्लो को ब्रेक कर देता है, इसलिए एनिमेशन नहीं होता। समझ गई। अब इसके प्रॉप्स पर आते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए मुख्य ऑप्शंस क्या हैं? जैसा मैंने बताया, मुख्य प्रॉप्स हैं एंटर, एग्जिट, अपडेट, शेयर। इनके जरिए आप हर ट्रिगर के लिए एक CSS क्लास का नाम, जिसे व्यू ट्रांजिशन क्लास कहते हैं, बताते हैं। ट्रांजिशंस के लिए अनिवार्य है। जैसा बताया, अगर आप नेम नहीं देते तो रिएक्ट हर व्यू ट्रांजिशन को एक यूनिक इंटरनल नेम देता है ताकि गलती से शेयर्ड ट्रांजिशंस न हो जाएं। और आपने कॉलबैक्स का जिक्र किया था, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट वगैरह। जी, इनका क्या प्रैक्टिकल यूज है ज्यादा कंट्रोल के लिए? हाँ बिल्कुल। ये कॉलबैक्स आपको एनिमेशन पर ज्यादा फाइन ग्रेन मतलब इंपेरेटिव कंट्रोल देते हैं। जब रिएक्ट डिफॉल्ट एनिमेशन लॉजिक तय कर लेता है ह्यूरिस्टिक्स के आधार पर, उसके बाद ये कॉलबैक्स चलते हैं। तो हम इनमें क्या कर सकते हैं? आप इनके अंदर ब्राउजर की वेब एनिमेशंस API का इस्तेमाल करके एनिमेशन को चलते समय मॉडिफाई कर सकते हैं, या चाहें तो पूरी तरह से अपना कस्टम एनिमेशन लॉजिक लिख सकते हैं। अच्छा। कॉलबैक फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, पहला एनिमेटेड डॉम एलिमेंट और दूसरा टाइप्स। ये एक सेट होता है जो बताता है कि कौन कौन से ट्रांजिशन टाइप्स, जैसे एंटर, नेविगेशन फॉरवर्ड, इस एनिमेशन में शामिल हैं। ये एडवांस्ड यूज केसेस के लिए हैं। ये व्यू ट्रांजिशन क्लास वाला कॉन्सेप्ट अहम लग रहा है। थोड़ा और समझाएं कि ये क्या है और इसे इस्तेमाल करना बेहतर क्यों है, बजाय सीधे एलिमेंट को टारगेट करने के। हाँ, तो ये बस एक CSS क्लास नेम है। जब व्यू ट्रांजिशन एक्टिवेट होता है, रिएक्ट ये क्लास नेम उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे लगा देता है। आप इसे प्रॉप में स्ट्रिंग की तरह दे सकते हैं, जैसे एंटर इज इक्वल टू माई स्लाइड इन क्लास, या ऑब्जेक्ट की तरह भी दे सकते हैं, जैसे एंटर इज इक्वल टू नेविगेशन फॉरवर्ड स्लाइड लेफ्ट। पर डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि सीधे डॉट व्यू ट्रांजिशन ओल्ड सम यूनिक नेम को टारगेट ना करें। हाँ, वो सलाह देते हैं कि इन क्लासेस का इस्तेमाल करें, जैसे डॉट व्यू ट्रांजिशन ओल्ड, डॉट माई स्लाइड इन क्लास। ऐसा क्यों? सीधे नाम से टारगेट करने में क्या दिक्कत है? क्लास का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा है मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी कैसे? आप CSS में डॉट स्लाइड इन, डॉट फेड आउट जैसी रीयूजेबल एनिमेशन क्लासेस बना सकती हैं। फिर आप इन क्लासेस को अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स में जरूरत के हिसाब से एंटर, एग्जिट, डिफॉल्ट प्रॉप्स के जरिए आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, हाँ। इससे आपका CSS साफ सुथरा रहता है, मेंटेन करना आसान होता है, और आप एनिमेशंस को कोड बेस में कहीं भी रीयूज कर सकते हैं। सीधे व्यू ट्रांजिशन नेम पर स्टाइल करने से CSS आपके कंपोनेंट स्ट्रक्चर से ज्यादा टाइटली कपल्ड हो जाता है। हाँ, ये तो समझ आता है, रीयूजेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अच्छा, क्या इसमें कुछ सीमाएं हैं या कैवियाट्स हैं जिनका डेवलपर्स को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे कि? सबसे महत्वपूर्ण, ये सिर्फ उन्हीं अपडेट्स के साथ काम करता है जो स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर रैप किए गए हों या सस्पेंस बाउंड्री के कारण हुए हों। मतलब नॉर्मल सेट स्टेट से नहीं चलेगा? नहीं, नॉर्मल सेट स्टेट या स्टेट अपडेट्स जो तुरंत डॉम बदलते हैं, वे एनिमेशन ट्रिगर नहीं करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। ओके। और दूसरी बात, ये रिएक्ट नेटिव या फ्रेमर मोशन जैसी लाइब्रेरीज के लेआउट एनिमेशन से अलग है। लेआउट एनिमेशन से अलग कैसे? लेआउट एनिमेशन में हर छोटा हिस्सा अपनी जगह बदलता है,
व्यू ट्रांजिशन पूरे एलिमेंट का स्नैपशॉट लेता है और उसे एनिमेट करता है। ये ज्यादातर मामलों में परफॉर्मेंट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स यूआई में कॉन्टिन्यूटी का एहसास शायद कम हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे में आपको यूआई को छोटे हिस्सों में बांटकर और ज्यादा व्यू ट्रांजिशन बाउंड्रीज लगानी पड़ सकती हैं। ठीक है। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी, मतलब प्रिफर्स डैश रिड्यूस्ड डैश मोशन। रिएक्ट इसे ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं करता। ओ, तो डेवलपर को खुद करना होगा। हाँ, अगर यूजर ने अपने ओएस में मोशन कम करने की सेटिंग ऑन की है, तो आपको खुद CSS मीडिया क्वेरी @media prefers डैश रिड्यूस्ड डैश मोशन में लगाकर एनिमेशंस को डिसेबल या कम करना होगा। ये जरूरी है। बिल्कुल। और आखिरी बात, फिलहाल ये फीचर सिर्फ वेब ब्राउजर्स यानी डॉम एनवायरनमेंट में काम करता है। रिएक्ट नेटिव या अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए सपोर्ट शायद भविष्य में आए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहला उदाहरण, किसी एलिमेंट का एंटर एग्जिट एनिमेट करना। हाँ, ये सबसे कॉमन इस्तेमाल है। मान लीजिए आपके पास एक स्टेट है शो आइटम और आप उसे स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर बदलते हैं। जैसे स्टार्ट ट्रांजिशन कॉमा शो आइटम इज इक्वल टू शो आइटम। ठीक है। जब शो आइटम ट्रू होता है और कंपोनेंट रेंडर होता है, अगर उसमें व्यू ट्रांजिशंस है तो एंटर एनिमेशन चलेगा। फॉल्स होने पर एग्जिट एनिमेशन। सिंपल इनफ। इसमें कोई पेज या पिटफॉल है? हाँ, एक बहुत आम गलती होती है प्लेसमेंट की। व्यू ट्रांजिशन कंपोनेंट को रिटर्न स्टेटमेंट में किसी भी एक्चुअल डॉम एलिमेंट जैसे डिव, स्पैन वगैरह से बाहर रखना होता है, मतलब पहले। बाहर? उदाहरण देंगी? हाँ, जैसे ये सही है, व्यू ट्रांजिशन शो आइटम एंड डिव कंटेंट, लेकिन ये गलत है और एनिमेट नहीं करेगा। डिव व्यू ट्रांजिशन शो आइटम एंड स्पैन कंटेंट, व्यू ट्रांजिशन डिव। अच्छा। ये प्लेसमेंट वाली बात ध्यान रखनी होगी। दूसरा उदाहरण, शेयर्ड एलिमेंट एनिमेशन। ये सुनने में काफी पावरफुल लगता है। इसका असली फायदा कब होता है? शेयर्ड एलिमेंट एनिमेशन का असली फायदा यूआई में कंटिन्यूटी बनाए रखने में है, खासकर नेविगेशन के दौरान। नेविगेशन? हाँ, सोचिए एक प्रोडक्ट लिस्ट पेज है जहां छोटी इमेजेस हैं। यूजर एक इमेज पर क्लिक करता है और डिटेल पेज पर जाता है जहां वही इमेज बड़ी दिखती है। हाँ, ये कॉमन पैटर्न है। शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन से ऐसा लगेगा कि छोटी इमेज स्मूथली बड़ी होकर डिटेल पेज पर चली गई। इसके लिए लिस्ट पेज वाले व्यू ट्रांजिशन और डिटेल पेज वाले व्यू ट्रांजिशन को एक ही यूनिक नेम प्रॉप देना होता है। रिएक्ट इन्हें मैच करके शेयर एनिमेशन चलाता है। पर क्या इससे परफॉर्मेंस पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, खासकर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के साथ? और क्या इसमें कोई पिटफॉल है? परफॉर्मेंस, हाँ, ये ब्राउजर पर निर्भर करती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स या बहुत सारे शेयर्ड ट्रांजिशंस परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। टेस्टिंग जरूरी है। और पिटफॉल? सबसे बड़ा पिटफॉल ये है कि एक समय पर पूरे एप्लीकेशन में एक ही नेम का केवल एक व्यू ट्रांजिशन माउंटेड होना चाहिए। केवल एक? हाँ, अगर आप लिस्ट में आइटम्स रेंडर कर रहे हैं और सबको स्टैटिक नेम इक्वल्स टू आइटम दे दिया तो एरर आएगा। तो क्या करें? आपको यूनिक नेम जनरेट करना होगा, जैसे आइटम की आईडी का इस्तेमाल करके नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट डैश आइटम डॉट ID। अच्छा। एक और कंस्ट्रेंट है, अगर अनमाउंट या माउंट होने वाला एलिमेंट व्यू पॉट मतलब स्क्रीन पर दिखने वाले एरिया से बाहर है तो शेयर्ड एनिमेशन नहीं होगा, तब नॉर्मल एंट्री एग्जिट ही होगा। तीसरा उदाहरण, लिस्ट में आइटम्स का रीऑर्डर एनिमेट करना, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप लिस्ट में। हाँ, जब आप लिस्ट के आइटम्स रीऑर्डर करते हैं, मतलब स्टेट में एरे की ऑर्डर बदलते हैं, तो लिस्ट के हर आइटम के व्यू ट्रांजिशन पर अपडेट एनिमेशन ट्रिगर होता है। अपडेट क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन बदल रही है, कंटेंट नहीं। यहां भी वही प्लेसमेंट रूल लागू होता है। हर लिस्ट आइटम का अपना व्यू ट्रांजिशन होना चाहिए और वो आइटम के मेन रैपर एलिमेंट के बाहर होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ ऐसा, UL items डॉट मैप आइटम इक्वल्स टू व्यू ट्रांजिशन की आइटम डॉट ID, LI item डॉट टेक्स्ट, LI व्यू ट्रांजिशन UL। ओके, इसमें की प्रॉप जरूरी है। हाँ, लिस्ट रीऑर्डरिंग के लिए रिएक्ट में की प्रॉप का सही इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि रिएक्ट एलिमेंट्स को सही से आइडेंटिफाई कर सके। नेम प्रॉप यहाँ रीऑर्डरिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो व्यू पोर्ट कंस्ट्रेंट लागू होता है। चौथा, सस्पेंस से लोड होने वाले कंटेंट को एनिमेट करना। हाँ, व्यू ट्रांजिशन सिर्फ डॉम अपडेट्स का ही नहीं, बल्कि डेटा, CSS और फॉन्ट्स के लोड होने का भी इंतजार करता है, करीब 500 ms तक फॉन्ट्स के लिए। अच्छा, क्यों?
ताकि कंटेंट अचानक पॉप इन ना हो और एनिमेशन स्मूथ रहे। अगर आपका कंटेंट सस्पेंस बाउंड्री के अंदर लोड हो रहा है तो पहले फॉल बैक यूआई दिखेगा। हाँ, जब डेटा लोड होकर कंटेंट तैयार होता है और ये अपडेट स्टार्ट ट्रांजिशन में है तो व्यू ट्रांजिशन उस रिवील को एनिमेट कर सकता है। कैसे? आप व्यू ट्रांजिशन को सस्पेंस के अंदर या बाहर रखकर अलग-अलग इफेक्ट्स पा सकती हैं। अगर व्यू ट्रांजिशन बाहर है तो फॉलबैक से कंटेंट में बदलना अपडेट एनिमेशन जैसा होगा। और अगर अंदर है? अगर व्यू ट्रांजिशन फॉलबैक और लोडेड कंटेंट दोनों के अंदर है तो ये फॉलबैक का एग्जिट और कंटेंट का एंटर एनिमेशन ट्रिगर करेगा। क्या किसी एनिमेशन को सिलेक्टिवली डिसेबल करने का तरीका है? मान लीजिए मैंने पूरे पेज पर एक ग्लोबल व्यू ट्रांजिशन लगाया है, शायद थीम चेंज को एनिमेट करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पेज के अंदर टेक्स्ट बदलने जैसे छोटे-मोटे अपडेट्स भी हर बार क्रॉसफेड हो। हाँ, बिल्कुल। आप जिस हिस्से के अपडेट्स को एनिमेट नहीं करना चाहती, उसे एक नेस्टेड व्यू ट्रांजिशन में रैप करके उसे अपडेट इक्वल्स टू नन प्रॉप दे सकती हैं, या जो भी ट्रिगर आप डिसेबल करना चाहें, जैसे एंटर इक्वल्स टू नन। नेस्टेड व्यू ट्रांजिशन? अच्छा, हाँ, जैसे अगर पेरेंट व्यू ट्रांजिशन थीम चेंज को एनिमेट कर रहा है तो आप उसके अंदर कंटेंट को व्यू ट्रांजिशन अपडेट इक्वल्स टू नन में रैप कर सकती हैं। तो थीम चेंज एनिमेट होगा पर अंदर का कंटेंट नहीं। बिल्कुल सही। कस्टमाइजिंग एनिमेशंस पर वापस आते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रॉसफेड के अलावा क्या कुछ कॉमन कस्टम एनिमेशंस के उदाहरण दे सकती हैं जो CSS क्लासेस से बन सकें? हाँ, काफी कुछ बना सकते हैं। कॉमन पैटर्न्स है स्लाइड इन स्लाइड आउट, मतलब एलिमेंट्स को स्क्रीन के किनारे से अंदर या बाहर स्लाइड कराना। जैसे स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड आउट राइट। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। फिर फेड इन फेड आउट, जो डिफॉल्ट क्रॉसफेड से अलग हो सकता है, सिर्फ फेड इन या सिर्फ फेड आउट। या स्केल अप स्केल डाउन, एलिमेंट्स को छोटा या बड़ा करके एनिमेट करना। आप डिफ़ॉल्ट, एंटर, एग्जिट आदि प्रॉप्स में ये कस्टम क्लास नेम्स देंगे। और CSS में? CSS में आप .viewTransitionNew, .SlideInLeft या .viewTransitionOld, .SlideOutRight जैसे सूडो सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करके एक्चुअल एनिमेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। एक एड ट्रांजिशन टाइप API का भी जिक्र है डॉक्यूमेंटेशन में। ये क्या है और क्यों उपयोगी है? ये एक दिलचस्प API है। एड ट्रांजिशन टाइप आपको ट्रांजिशन के कॉन्टेक्स्ट या टाइप के आधार पर क्लास नेम डायनामिकली जोड़ने की सुविधा देता है। कॉन्टेक्स्ट जैसे? मान लीजिए आप राउटिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप यूजर को फॉरवर्ड नेविगेट करने जैसे लिस्ट से डिटेल्स और बैकवर्ड नेविगेट करने डिटेल से लिस्ट के लिए अलग-अलग एनिमेशंस दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो आप राउटिंग लॉजिक में स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर एड ट्रांजिशन टाइप नेविगेशन फॉरवर्ड या एड ट्रांजिशन टाइप नेविगेशन बैक कॉल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिर व्यू ट्रांजिशन के प्रॉपर्टी आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो इन टाइप्स को क्लास नेम से मैप करता है, जैसे एंटर इक्वल्स टू नेविगेशन फॉरवर्ड डॉट स्लाइड फ्रॉम राइट, नेविगेशन बैक डॉट स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। वाओ, इससे राउटर्स डायरेक्शन स्पेसिफिक एनिमेशंस आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल। राउटर्स की बात आई है तो व्यू ट्रांजिशन सपोर्ट वाले राउटर्स बनाने के लिए डेवलपर्स को क्या खास ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, रिएक्ट व्यू ट्रांजिशन के दौरान पेंडिंग नेविगेशन मतलब राउटिंग के खत्म होने का इंतजार करता है, खासकर स्क्रोल रेस्टोरेशन को सही से हैंडल करने के लिए। तो राउटर डेवलपर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे नेविगेशन को यूज लेआउट इफेक्ट में अनब्लॉक करें, ना कि यूज इफेक्ट में। यूज लेआउट इफेक्ट? क्यों? यूज इफेक्ट में करने से डेडलॉक का खतरा रहता है। रिएक्ट नेविगेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा है और नेविगेशन यूज इफेक्ट के चलने का, जो एनिमेशन खत्म होने के बाद चलेगा। ओह, समझ गया। दूसरी अहम बात लेगेसी पॉप स्टेट इवेंट है, जो ब्राउजर के बैक फॉरवर्ड बटन से आता है। हाँ, ये इवेंट सिंक्रोनस होता है जबकि व्यू ट्रांजिशन एसिंक्रोनस है। इस मिसमैच के कारण रिएक्ट पॉप स्टेट से ट्रिगर हुए ट्रांजिशंस के लिए एनिमेशंस को स्किप कर देता है। तो बैक फॉरवर्ड बटन एनिमेशंस? बेहतर बैक फॉरवर्ड बटन एनिमेशंस के लिए मॉडर्न नेविगेशन API का इस्तेमाल करने वाले राउटर्स बेहतर रहेंगे। लेगेसी पॉप स्टेट के साथ एनिमेशन स्किप हो सकता है। अंत में ट्रबल शूटिंग पर आते हैं। मान लीजिए व्यू ट्रांजिशन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, क्या चेक करें? सबसे आम कारण हमने पहले ही डिस्कस किया, व्यू ट्रांजिशन का गलत प्लेसमेंट। मतलब वो रैपर वाला इश्यू। हाँ, ये हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट में रेंडरिंग एलिमेंट के रूप में सबसे पहले आना चाहिए। उसके अंदर बाकी डॉम स्ट्रक्चर होना चाहिए। div व्यू ट्रांजिशन div काम नहीं करेगा। और वो एरर, देयर आर टू व्यू ट्रांजिशन नेम डॉट कंपोनेंट्स विद द सेम नेम माउंटेड एट द सेम टाइम, ये कब आता है? ये शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशंस के साथ आता है, खासकर लिस्ट्स में।
अगर आप लिस्ट रेंडर करते समय सभी आइटम्स को एक ही स्टैटिक नेम दे देते हैं तो ये एरर आएगा। तो सोल्यूशन? हर शेयर्ड व्यू ट्रांजिशन का नेम उस समय यूनिक होना चाहिए जब वो डॉम में मौजूद है। इसका हल है हर आइटम के लिए यूनिक नेम बनाना, अक्सर आइटम की आईडी का इस्तेमाल करके, जैसे नेम इक्वल्स टू आइटम एट द item.id। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि व्यू ट्रांजिशन रिएक्ट में यूआई एनिमेशंस को हैंडल करने का एक नया और काफी पावरफुल तरीका लग रहा है। हाँ, ये एंटर, एग्जिट, अपडेट और शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशंस जैसे कॉमन सिनेरियोज को कवर करता है और ब्राउजर की बिल्ट इन कैपेबिलिटीज का लाभ उठाता है। बिल्कुल, ये वेब एनिमेशंस बनाने के दर्द को कम करने का वादा करता है, खासकर राउटिंग और डायनामिक कंटेंट लोडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स मामलों में। ये ब्राउजर के नेटिव फीचर्स का इस्तेमाल करके स्मूथ, परफॉर्मेंट एनिमेशंस देने की कोशिश करता है। और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अच्छे हैं? हाँ, व्यू ट्रांजिशन क्लास और ऐड ट्रांजिशन टाइप एपीआई के जरिए कस्टमाइजेशन के भी काफी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को ज्यादा डिक्लेरेटिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे लिसनर्स के लिए इसका मतलब है कि वे भविष्य में वेब एप्लीकेशंस पर ज्यादा फ्लूइड और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस की उम्मीद कर सकते हैं। पेज ट्रांजिशंस और कंटेंट अपडेट्स कम जारिंग या अचानक महसूस होंगे। सही कहा। और डेवलपर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स यूआई एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करने का एक ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और संभावित रूप से आसान तरीका हो सकता है, जिससे शायद बॉयलर प्लेट कोड कम हो। हालांकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, हालांकि ये अभी किनारी और एक्सपेरिमेंटल चैनल्स में है और प्रोडक्शन यूज़ के लिए तैयार नहीं है। ये निश्चित रूप से वेब डेवलपमेंट में एनिमेशंस के भविष्य की एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाता है। पर कैवियाट्स का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए कैवियट्स का ध्यान रखना जरूरी होगा, जैसे प्लेसमेंट रूल्स, स्टार ट्रांजिशन की जरूरत, यूनिक नेम्स का इस्तेमाल और एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस जैसे प्रिफर्स रिड्यूस्ड मोशन को हैंडल करना। आज के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, यह देखते हुए कि व्यू ट्रांजिशन CSS एनिमेशंस और जावास्क्रिप्ट लॉजिक के बीच की रेखा को कैसे धुंधला करता है, यह भविष्य में डिजाइनर्स और डेवलपर्स के कोलैबोरेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ये UI ट्रांजिशंस को डिजाइन करने और इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस को ज्यादा इंटीग्रेटेड और सीमलेस बना सकता है? इस पर सोचिएगा। द डीप डाइव देखने के लिए धन्यवाद।